नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे बदलते कश्मीर के सियासी समीकरण की, बात करेंगे जन्नत में जमहूरियत की जीत की, हम बात करेंगे गांव की सियासत में किसमें कितना है दम, हम बात करेंगे लोकतंत्र पर विश्वास करने वाली उस जनता की जिसने कश्मीर में खून की होली खेलने वाले आतंकियों को करारा जवाब दिया है, लोकतंत्र की आस्था को कायम रखा है। सवाल है कि क्या अब पंचायत चुनाव में जीत के बाद विकास की कहानी लिखी जाएगी? क्या कश्मीर में गुपकार गठबंधन की जीत के बाद फिर से धारा 370 पर आर पार की लड़ाई शुरू होगी? विपक्षी दलों का एक साथ आने का फॉर्मूला क्या हिट रहा? क्या विपक्षी दलों की एकजुटता कश्मीर की सियासत के लिए चुनौती है? इस तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की जनता ने जन्नत को जहन्नुम बनाने वाले, नफरत की मंडी चलाने वाले, डर और भय से जम्मू कश्मीर में खून की खेती करने वाले पाकिस्तान प्रस्त आतंकियों को करारा जवाब दिया है। सालों से डर के साए में जी रहे घाटी की बासिंदों ने नर्क बन चुके जन्नत को स्वर्ग बनाने के लिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान दिया और अपने मनपसंद नुमाइंदों को चुना है। घाटी के लोगों ने आतंकियों और अलगाववादियों के डर को दरकिनार करते हुए जमहूरियत जिंदाबाद का नारा दिया और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जीत हुई और नफरत, डर फैलाने वाले आतंकियों की हार हुई है। लोगों ने बेखौफ होकर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया और पाकिस्तान के अरमानों को पैरों तले रौंद दिया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद कई राजनीतिक दल कहने लगे थे कि घाटी में कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। कुछ ने पहले तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से ही दूरी बना ली थी, लेकिन जिस तरह से लोगों ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा जताया है, उससे साफ है कि लोगों के मन में लोकतंत्र के लिए अभी गहरी आस्था है। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैंने इलेक्शन जीता है और उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और आज मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। जी, जो मेरे इख्तियार में है, जो मुझे जो मतलब मेरे पावर्स होंगे, मैं वही करूँगी। मेरा काम ही है, मैं उसी लिए उठी हूँ। उन्होंने तभी तो मुझे वोट दिया है ना, कि उनके काम में मैं खरी उतरूँ। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और बड़ी बड़ी पार्टियां, बहुत ग्रैंड ओल्ड पार्टियां और बहुत ताकतवर लोग जिन्होंने मसल मनी पावर उनके पास था, और मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। जम्मू कश्मीर के जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी की सीधी लड़ाई स्थानीय 7 दलों के गठबंधन गुपकार से थी। इस चुनाव में गुपकार गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली है। ऐसे में ये स्पष्ट है कि घाटी की राजनीति से अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के सियासी दबदबे को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। जम्मू इलाके में बीजेपी का दबदबा पहले से रहा है, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके में पहली बार कमल खिला है। जिला परिषद चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई। बीजेपी श्रीनगर, पुलवामा और बांदीपोरा में 3 सीटें जीती है। ये कश्मीर की सियासत में एक बड़े बदलाव का संकेत है। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी ने 10 में से 6 जिलों में बहुमत हासिल किया है। इसके अलावा 4 जिले में उसे निर्दलीय और दूसरे दलों के सहयोगी की आवश्यकता पड़ेगी। यही नहीं, बीजेपी का दावा है कि अगर सिंगल पार्टी के तौर पर देखा जाए तो वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी पहली बार घाटी में इतनी ताकत के साथ आई है। सैकड़ों लोगों ने चुनाव लड़ा, लाखों लोगों ने मतदान किया और कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के राज्य में एक सफल चुनाव जिला परिषद के हुए। उसके लिए जीत जमहूरियत की हुई, जनता की हुई, जनतंत्र की हुई। 51% से ज्यादा पोलिंग हुई, जो अपने आप में पिछले के चुनावों की तुलना में बहुत अच्छी थी। अब हमने इलेक्शन में हिस्सा लेके आपको बताया है कि लोग भी हमारे साथ हैं। अब कब तक आप दुनिया को ये बताते रहोगे कि कश्मीर के लोग 15 अगस्त 2019 को पसंद करते हैं? कब तक दुनिया को बताते रहोगे कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है उनको 370 से कोई लेना देना नहीं है?
क्योंकि अगर आपका ये प्रोपेगेंडा सही होता, आज आपकी ये हालत नहीं होती। जिला विकास परिषद चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई है। जिला विकास परिषद के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश में लोग अपने विकास का खाका खुद खींच सकेंगे। इससे एक नए कश्मीर की इबारत लिखी जाएगी। इसी विकास की उम्मीद को पूरा करने के इरादे से यहाँ की जनता ने लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब जिले के ग्रामीण इलाके के विकास की रूपरेखा कोई विधायक और मंत्री नहीं, बल्कि जिला परिषद के द्वारा तय की जाएगी। जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव के नतीजों से साफ हो गया है कि भविष्य में विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना बढ़ गई है। बीजेपी और पीडीपी गठबंधन टूटने के बाद से अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं और पिछले साल मोदी सरकार ने 370 भी खत्म कर दिया है। इसके बाद से उपराज्यपाल की जिम्मेदारी पर कश्मीर चल रहा है। अब उम्मीद है कि जल्द ही राज्य में विधानसभा चुनाव के साथ एक स्थायी सरकार दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो बात जम्मू कश्मीर की होगी। जम्मू कश्मीर में बदलते सियासी समीकरण की होगी, क्योंकि जन्नत में जमहूरियत की भी यहाँ पर बात होनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में क्योंकि गाँव की सियासत में किसमें कितना दम है, आज इस मसले पर भी हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मंजूर अहमद भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं जम्मू कश्मीर के। बहुत स्वागत है आपका मंजूर जी। और साथ ही हमारे साथ अजय कौल जी जुड़ गए हैं, एपीएन के एडिटर हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख करते हैं मंजूर जी का। मंजूर जी, क्योंकि जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं, सवाल इस बात को लेकर कि क्या बीजेपी ने इतनी ही उम्मीद लगाई थी और क्या जो नतीजे आए हैं उससे संतुष्ट है? सबसे पहले जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी जी मंजूर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। एक सवाल यहाँ पर अजय कौल जी आपसे है, क्योंकि जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा था कि इन चुनावों के बाद एक नए सियासी समीकरण बनेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर, क्या ये माना जाए कि इन चुनावों के बाद, क्योंकि जम्मू कश्मीर में देखा है हमने कि किस तरह से चुनावों का बहिष्कार किया जाता था, कुछ राजनीतिक पार्टियां इस मसले पर बहुत जोर शोर से इस मसले को उठाती थी और इस पर ही अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करती थी, लेकिन ऐसे में जिस तरह से ये चुनाव हुए, जिस तरह से इस चुनाव में लोगों ने हिस्सा लिया, इस लोकतंत्र को क्या माना जाए, और ज्यादा मजबूत कर दिया? देखो, पहली बात तो ये समझना है कि ये डीडीसी के पहले इलेक्शंस हुए हैं जी, तो इसमें पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा है और लोगों ने, जैसे हमने विजुअल्स देखे हैं कि लोग खुल के, मतलब लाइनों में लग के, इतनी ठंड में सुबह सुबह से शाम तक घंटों घंटों लाइनों में लग के वोट डाले। तो दूसरा चीज़ ये है, वो तो लोगों की पार्टिसिपेशन है। एक और चीज़ है जो पॉलिटिकल पार्टीज की, सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें हिस्सा लिया। इसको अगर हम कंपेयर करें, लास्ट इलेक्शन 2018 में हुए थे, पंचायती राज इलेक्शन, पंचायत के लिए, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो मेजर रीजनल पार्टीज है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने उसको बहिष्कार किया था कि उसमें कोई लेना देना नहीं है, वो वगैरह जो भी उनके आर्ग्यूमेंट्स थे, उस टाइम पे उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तो बीजेपी ऑलमोस्ट हैड वॉक ओवर। बीजेपी की उसमें जो भी कैंडिडेट बीजेपी के थे या इंडिपेंडेंट थे, उन लोगों की जीत हो गई। कई जगह तो मतलब 70-80% सीटों पे तो अनकंटेस्टेड हो गए थे वो इलेक्शंस। तो इसमें इसलिए डिफरेंस है, ये अच्छा चीज़ हुआ कि इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जो मेजर रीजनल पार्टीज मैंने कहा, उन्होंने हाथ जोड़े, मतलब हाथ मिलाए अपने, जबकि वो हमेशा ट्रेडिशनली राइवल्स रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। बट इस बार इन्होंने आर्टिकल 370 का जो एबोलिशन हुआ, उसको एक मतलब एक वो इशू बना के उन्होंने हाथ मिलाए और बाकी 5 और छोटी छोटी पार्टीज भी मिल गई उनके साथ। तो ये एक सिनारियो था इसमें डीडीसी के इलेक्शंस में बैकग्राउंड। तो मैं तो मानता हूं कि चलो बीजेपी इसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी करके आई है, 74 सीट्स मिले हैं आउट ऑफ 280। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 67 सीट्स मिली हैं।
या पीडीपी को भी जितने मिले उन्होंने अलायंस में लड़े थे। बट ठीक है, जो जिनको जो मिला है, मैं तो बट उससे मैं बिगर पिक्चर ये देखता हूँ कि ये एक डेमोक्रेसी की जीत है। बिल्कुल, एक लोकतंत्र की जीत है, ये कहा जा सकता है। तेजिंदर सिंह सोढी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जम्मू से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजिंदर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। एक सवाल इस बात को लेकर कि क्योंकि जो डीडीसी के चुनाव हुए, जो नतीजे निकल के सामने आए, जम्मू कश्मीर में जो अब आंकड़े सामने आए हैं, जम्मू में खासतौर पर हमने देखा कि बीजेपी 71 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, वहीं गुपकार 35 सीटों पर और कांग्रेस 17 सीटों पर है। लेकिन ये जो नतीजे निकल के सामने आए हैं, क्या इन नतीजों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक नए कश्मीर का आगाज हुआ है? देखिए, जो लोगों की पार्टिसिपेशन थी इस इलेक्शन में, जबकि एक तरफ से पाकिस्तान की तरफ से कई धमकियां दी जा रही थी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो चाहती थी कि डेमोक्रेसी जो है जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से फिर ना पनपे। वो चाहते थे कि 370 हटाने की जो बोगी है उसे मिसयूज करें। आपने देखा होगा कि जब से ये इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ डीडीसी का, कई आतंकी घटनाएं भी हुई, कई आतंकी घटनाओं को विफल किया गया। राजौरी में, पुंछ में, वहां पर 3 आतंकी मारे गए सुरक्षा बलों ने। उन्हें ये टास्क दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से कि आप उस एरिया में आतंक फैलाएं ताकि डीडीसी इलेक्शन जो है उन्हें विफल किया जाए। लेकिन सुरक्षा बलों की वजह से, उनकी तैयारी की वजह से आतंकियों का हर एक मंसूबा फेल हुआ। जिस तरह से हमने देखा कि कश्मीर घाटी में, साउथ कश्मीर में कई भारी संख्या में लोग पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े थे। इतनी कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी लोगों का इतना हजूम देख के ये बिल्कुल एक मैसेज जाता है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी के साथ हैं। वो चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे जो डेवलपमेंट है वो पूरे जम्मू कश्मीर बिल्कुल, में ये पहुंचे। संदेश तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की आवाम ने दे दिया कि वो लोकतंत्र के साथ है। आप तेजिंदर जी बने रहिए हमारे साथ, कौल साहब भी लगातार हमारे साथ बने हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना पड़ रहा है, बहुत जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकतंत्र। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दरअसल आज बात जम्मू कश्मीर की हो रही है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हुए, उसके बाद नतीजे जो निकल के सामने आए, उसके बाद सवाल यही कि क्या अब एक नए आगाज की हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि धारा 370 को निष्क्रिय करने के बाद ये पहली बार कोई चुनाव वहां पर हुए हैं। और क्या अब इससे रास्ता अब साफ हो गया है विधानसभा चुनावों का? तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद है। तेजिंदर सिंह जी, जिस बात का जिक्र अभी आप ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे कि लोकतंत्र और ज्यादा लोकतंत्र को मजबूत किया है जम्मू कश्मीर की आवाम ने, सवाल इस बात को लेकर कि क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से कश्मीर की आवाम ने खास तौर पर इस चुनाव को बेहतर तरीके से करवाया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और एक लंबी कतारों में लगकर इस ठंड के वक्त में उन्होंने अपने बारी का इंतजार किया और उसके बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो जाहिर तौर पर इस लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूती देने में उन्होंने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि जम्मू में खास तौर पर मैं बात करूं, जम्मू में बीजेपी की परफॉर्मेंस जो रही है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी हालांकि क्लेम कर रही है जो उनकी परफॉर्मेंस है, दे हैव एवर एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन अब देखिए बीजेपी के लिए उनका जो फोकस था कश्मीर में था। जितने भी उनके बड़े नेता थे, डॉक्टर जतिंदर सिंह हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, अनुराग ठाकुर हो, स्मृति ईरानी हो, उन सबका जो फोकस था कश्मीर की तरफ था, जम्मू को कहीं पर उन्होंने इग्नोर किया। तो ये वजह है कि लगभग 70 के करीब जो सीटें उन्हें जम्मू में मिली हैं, उन्हें पूरी तरह से मेजोरिटी ना मिल पाई। आप देखें कि उनके 2 कैबिनेट मंत्री जो फॉर्मर कैबिनेट मंत्री रहे हैं, चौधरी श्यामलाल सुचेतगढ़ थे और उनके फॉर्मर कैबिनेट मंत्री शक्तिराज परिहार डोडा थे, वो दोनों बुरी तरह से हार गए। इवन जो पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना, नौशहरा की जो उनकी बीजेपी का कैंडिडेट वहां से हार गया, नौशहरा जहां के वो रहने वाले हैं। तो अब देखिए बीजेपी ने किसी जगह पर, और बीजेपी के लिए एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था जम्मू में, हालांकि इन्होंने 70 से ऊपर की सीटें ली हुई हैं।
4G बंद रहने का, जो पिछले 16 महीने से जम्मू में 4G बंद है, उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। जो लगभग जम्मू में इतने सारे टोल प्लाजा लगाए गए हैं, उसका खामियाजा उठाना पड़ा। अभी जो फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि फार्मर बिल्कुल ये तमाम जो आपने बताया ये माइनस पॉइंट रह गए कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए। कौल साहब, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बातों से? क्या वाकई आपको लगता है ये तमाम चीजें नहीं होती तो बीजेपी और ज्यादा अपने नंबर बढ़ा सकती थी जम्मू में? ये तेजिंदर की बात सही है कि जम्मू में ना बीजेपी का हमेशा गढ़ रहा है, स्ट्रांग होल्ड रहा है, तो उन्होंने मेरे ख्याल से इसको फॉर ग्रांटेड लिया, जम्मू रीजन को पर्टिकुलरली। जो मैं भी सुनता हूँ, देखता हूँ, जम्मू के लोग नाराज थे, जैसे तेजिंदर ने बोला भी कि 4G वहाँ पे नहीं है, 2G जब अभी 2G चल रहा है, 4G जब कश्मीर में बंद किया था 1.5 साल पहले, तो देयर हैव बीन डिमांड्स कि जम्मू वाले कहते हैं कि हम यहाँ पे तो आतंकवाद है नहीं, तो यहाँ पे 4G क्यों बंद है? ये एक इशू है। जैसे टोल प्लाजा की बात की है, या मैंने जो सुना है कि वो डोमिसाइल पे भी वहाँ पे लोग खुश नहीं है, डोमिसाइल लॉ जो लाए थे पर्टिकुलर अबाउट लैंड परचेज एंड ऑल। तो बट मैं ये इनफैक्ट तजिंदर से ही पूछना चाहूँगा कि ये डोमिसाइल लॉज जो लाए हैं उसके बारे में भी क्या ऐसे नाराजगी है क्या जम्मू रीजन में? देखिए, जम्मू में डोमिसाइल लॉज को लेकर एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। कई जगह पर आप देखें, जो किसानों में भी इस तरह का डर है कि हमारी जो जमीन है वो छीन ली जाएंगी। बीजेपी कहीं पर, बीजेपी के लिए एक ड्रॉबैक ये रहा है कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जम्मू को हमेशा बीजेपी ने फॉर ग्रांटेड लिया। जम्मू में पिछली बार जब असेंबली इलेक्शन हुए तो लगभग 25 सीटें जो हैं वो बीजेपी की झोली में डाली। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं एक ऐसा लग रहा था कि जम्मू तो हमारा ऑलरेडी है। जम्मू की जो एस्पिरेशंस हैं उन्हें हमेशा से, पिछली बार भी जब असेंबली इलेक्शन थी तो काफी कुछ जम्मू से प्रोमिसेस किए गए थे, उन्हें इग्नोर किया गया। अभी जो डोमिसाइल लॉ है, बीजेपी की जो कम्युनिकेशन रही है लोगों के साथ वो नहीं रही है। आप देखिए बीजेपी का कोई भी लोकल नेता जो है लोगों के बीच में जाके उन्हें प्रोज एंड कॉन्स इसके नहीं समझा पाया। डोमिसाइल लॉ जो 370 हटाने के बाद लाए गए हैं, लोगों में इस तरह की भी आशंका है कि जो नौकरियां दी जाएंगी, पहले तो जम्मू के लोग ये सब जानते थे कि नौकरियों के लिए जो स्टेट की नौकरियां होंगी उसके लिए सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग ही एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन अब इस तरह की जो बातें हैं कि बाहर के लोग, भारत के अन्य राज्यों के लोग जो आके जम्मू कश्मीर में नौकरियों के लिए अप्लाई करेंगे, वो भी एक रिजेक्टमेंट है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का कम्युनिकेशन फेलियर है लोगों को ये जाके बताना कि आप ये जो लॉज लाए गए हैं या जो कानून बनाए जा रहे हैं उनके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। तो उस वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को, जो जिस तरह से बीजेपी सोच रही थी कि हम जम्मू को पूरी तरह से क्लीन स्वीप करेंगे, सारी सीटें हमारे पास आएंगी, वो नहीं हो पाया बीजेपी के लिए। जी ठीक है। एक सवाल यहाँ पर आपसे है कौल साहब मेरा, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि घाटी और जम्मू का मिजाज बहुत बदलता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्या वजह आप मानते हैं कि पुराने तेवर पर ही नजर आए? महज 3 सीटें कश्मीर में निकाली है, घाटी में निकाली है बीजेपी ने, लेकिन वो जो मिजाज पहले था वही मिजाज कुछ अब देखा गया? नहीं, कश्मीर का ये समझना पड़ेगा, कश्मीर और जो जम्मू है टोटली अलग है। तो कश्मीर में बीजेपी का कभी कुछ रहा ही नहीं है। मतलब बीजेपी बहुत सालों से, डिकेड से कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे एक फुटहोल्ड बनाए। कई लोगों को लोकल लीडर्स नहीं बोलूँगा, लोकल लोगों को भी मतलब तैयार किया गया, एनकरेज किया गया कि वहाँ पे आप लड़ें और थोड़ा ग्रास रूट लेवल पे बीजेपी का फैलाव हो वहाँ पे, लेकिन हो नहीं पाया। बिकॉज वहाँ पे जो सेंटिमेंट है ना एंटी बीजेपी और एंटी आरएसएस बहुत ज़बरदस्त है। और ये अब उसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा ये एक्चुअली उन्हीं का गढ़ रहा है। कभी एनसी आगे होता है, कभी पीडीपी आगे। तो इस बार तो अब गेम ही चेंज हो गई बिकॉज ऑफ 370 जब एबॉलिश हुआ तो इनका कॉमन एजेंडा बन गया कि इसको 370 को रिस्टोर कराओ और स्टेटहुड को रिस्टोर कराओ। तो इन्होंने हाथ ही मिला दिया बीजेपी को काउंटर करने, जबकि बीजेपी कोई फोर्स था ही नहीं। बट इन्होंने बोला कि हम उसको बीजेपी को रोकेंगे यहाँ आने से। तो वो तो नॉन एंटिटी है कश्मीर में, बट फिर भी 2-3 सीटें बीजेपी को शायद कश्मीर में मिली है, 3 सीटें मिली है जी। तो उनके लिए वो उसको एक विक्ट्री की तरह देखते हैं कि उनको एक फुट होल्ड मिल गया, या मे बी इन रोड दे हैव मेड, दैट इज व्हाई दे आर सेलिब्रेटिंग। कश्मीर में हम 3 सीटें जीते हैं
और उसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। चलिए, इस वक्त हमारे साथ राबिया बशीर जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता। राबिया, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चुनाव हुए डीडीसी के, उसके बाद अब नतीजे पूरी तरह से साफ हो चुके हैं, तस्वीरें साफ हो चुकी है। अब गुपकार गठबंधन के लगातार जिसकी बात की जा रही थी, तकरीबन 7 दल मिलकर एक गठबंधन जिन्होंने बनाया, 112 सीटें जीतने में वो कामयाब हो पाया, लेकिन बीजेपी एक लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी है जम्मू कश्मीर में और 74 सीटें उन्होंने अपने खाते में की है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि अब ये गुपकार गठबंधन क्या इस जो सीटें उनके खाते में गई है, इससे क्या संतुष्ट नजर आए? किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई है क्या? जी देखिए, अगर हम देखें इस इलेक्शन, ये जो डीडीसी इलेक्शन से जो आज उसके बाद रिजल्ट का आना, इसमें से 3 पॉइंट्स को देखना है। देखिए, पहले ही अगर हम जम्मू और कश्मीर का देखें, उसमें से फर्स्ट पोजीशन पे गुपकार अलायंस थी, जिसमें बीजेपी ने यहाँ से जम्मू से लीड किया, जिससे उनके काफी सीट है। और कश्मीर डिवीजन वहाँ पे ज्यादा पीडीपी, एनसी और जो पार्टीज है उनको हम 3 पॉइंट्स है। पहले ही अगर हम देखें तो यही के गुपकार जो है वो कश्मीर से लीड कर रहा है और यहाँ पर जो है बीजेपी लीड अकाउंट हो रहा है। 3 सीट पे उन्होंने जीती, 3 सीट जो कि एक श्रीनगर आउटस्कर्ट्स खनमो एरिया है, वहाँ से उन्होंने सीट जीती है और जो 2 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी उन्होंने 2 सीटें जीती है। बाकी जो सीट है वो जम्मू से है। ये हुआ जम्मू एंड कश्मीर का टोटल गुपकार अलायंस के साथ। अगर हम इनका देखें अपोजिशन गुपकार अलायंस और फिर बीजेपी देखिए, उसके बाद अगर हम देखें पार्टी जो है उसमें से बीजेपी जो है उन्होंने 75 सीट दी है। 3 जो है जो सीट है उन्होंने जीती है जम्मू से। चलिए राबिया, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जाहिर तौर पर ये यहाँ पे समझने की जरूरत है कि इसे अब गुपकार जो गठबंधन है वो कैसे देखता है, और जाहिर तौर पे सवाल इस बात को लेकर भी कि क्या अब इन चुनावों के बाद एक तस्वीरें साफ हो गई है या फिर यूं कहें कि रास्ता साफ हो गया है विधानसभा चुनावों का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकतंत्र। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र में खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। कौल साहब, एक सवाल इस बात को लेकर कि जिस बात का जिक्र अभी मैं ब्रेक पे जाने से पहले कर रही थी कि इन डीडीसी चुनावों के आधार पर अब ये कहा जा सकता है कि एक तस्वीरें साफ हो गई है, एक रास्ता साफ हो गया विधानसभा चुनाव का, क्योंकि वो भी अब कुछ ही वक्त बाद होने हैं। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि इससे रास्ता साफ हो गया। असेंबली इलेक्शन जो पीएम ने खुद ही होम मिनिस्टर ने भी बोला है, पार्लियामेंट में बोला है कि असेंबली इलेक्शंस जब राइट टाइम होगा तब वो करेंगे, बट मुझे लगता है कि उससे पहले डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी करेंगे वो। तो ये एक जैसे ग्रास रूट लेवल पे जो 3 टायर सिस्टम होता है उसका एक हिस्सा जो एक मिसिंग लिंक था। ये 1989 में जो पंचायती राज सिस्टम जो लागू हुआ था पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो पाया बिकॉज 370 था। तो जो भी सेंट्रल लॉज इम्प्लीमेंट करने होते हैं कश्मीर में, JNK में अप्लाई नहीं होते थे विदाउट द कंसेंट ऑफ द जो स्टेट असेंबली। तो उसकी वजह से ये एक रह गया था, एक इसलिए मिसिंग लिंक था, एक जो ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेटिक जो एम्पावरमेंट है उसका था। तो ये उसका हिस्सा था, ये मैं मानता हूँ कि उसके लिंक था ये। तो उसके असेंबली इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बट जो मैंने सुना है या मैंने पढ़ा है या जो मैंने समझा हूँ कि लोगों ने इतना उत्साह में इतना इसका हिस्सा लिया, पार्टिसिपेशन किए, क्योंकि उनको लगा कि ये अल्टरनेट है, असेंबली इलेक्शन पता नहीं कब होंगे या नहीं होंगे। तो हमारे जो इश्यूज़ है, जो ग्राउंड लेवल पे जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ है, पानी का है, बिजली का है, सड़क का है, या मेन चीज़ें ये हैं, चाहे वहाँ आज़ादी आप सुनते रहेंगे, बट मेन लोकल लोगों को यही मेन इश्यूज़ है। एजुकेशन, पानी, बिजली नहीं है, बिजली का क्या करो, 4G है। सो दीज आर दी जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ है। तो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है, तो वो किसको पकड़े। अब ये हो गया कि अब ये काउंसलर जो बनेंगे इनको पकड़ेंगे, भाई साहब हमारा जो काम है वो कर लो। सो मैं ये समझता हूँ कि इसलिए लोगों ने इतना बड़ा हिस्सा लिया कि उनको लगा कि अब तो हम किसी को
पकड़ सकते हैं अपने काम कराने के लिए। लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर भी है, क्योंकि जिस बात का जिक्र आपने किया भी, अगर विधानसभा चुनाव होते हैं, आज नहीं कल नहीं, अब कुछ वक्त बाद भी होते हैं, उससे पहले परिसीमन कराना सरकार के लिए कितना जरूरी है? परिसीमन के वो बहुत ये लॉन्ग ओवर ड्यू है, जो परिसीमन जिसको आप डिलिमिटेशन भी बोलते हैं, बहुत 3 डिकेड से तो पेंडिंग ही है, हुआ नहीं है। पहले तो ये आई थिंक 87 से पहले हुआ था। उसके बाद इसमें मिसमैच है जम्मू रीजन और कश्मीर के रीजन में, इन द सीट का मिसमैच है एज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड एरिया। बट उसके बाद जो 89 के बाद जो टेररिज्म वहाँ पे आ गया, तो ये एक्सक्यूज दिया गया हमेशा कि आतंकवाद है और डिलिमिटेशन वगैरह होगा नहीं, तो इसलिए लॉन्ग पेंडिंग है। ये तो ज़रूरी कराना ही है और आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ कीन उसको कराना है। कब कराएंगी उनकी कॉल है, और उससे पहले मुझे नहीं लगता कि असेंबली इलेक्शन होंगे वहाँ पे। जी तेजिंदर जी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि देखिए कश्मीर में जितना विकास होना चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं जिसका जिक्र अभी कौल साहब कर रहे थे कि मूलभूत सुविधाओं से भी लोग वंचित है और जाहिर तौर पे वंचित हैं, तो उनमें गुस्सा भी है कि आखिर जो मूलभूत सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए वो हमें क्यों नहीं मिल पा रही। खासतौर पर मैं घाटी की बात कर रही हूँ, कश्मीर की बात कर रही हूँ। कश्मीर में क्योंकि मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, जैसा कि लगातार जिक्र हो रहा है कि अब जो काउंसलर है उसको यहाँ पे मैं रोकूंगा, बिकॉज ये मूलभूत जो इश्यूज है ना, ये सिर्फ कश्मीर रिलेटेड नहीं है, जम्मू रिलेटेड भी है। बट क्या है कि कश्मीर में अब इंटरनेशनल इशू है, कश्मीर में पाकिस्तान की एक नज़र है, तो कुछ भी अगर वहाँ पे गड्ढा भी खुद जाए तो पाकिस्तान यूएन चला जाता है इशू बनाने के लिए, बड़ा बनाने, तो इसलिए वहाँ पे जो ये लोकल इश्यूज है बड़े एम्पलीफाई हो जाते हैं, तो इसलिए बड़ा बना दिया जाता है। तो एक पाकिस्तान हमारे जो बैठे हैं नेबर, वो हर चीज को बड़ा चढ़ा के, जैसे इलेक्शन के पहले जो आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, पाकिस्तान ने इतना हल्ला गुल्ला मचाया पूरे वर्ल्ड में कि वहाँ पे लोग केज्ड है और उनके मारा मारी हो रही है, मारे जा रहे हैं, उनको कोई राइट नहीं है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो इलेक्शंस हुए और जो लोगों का एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन हुआ, इसमें लोग खुल के आए, फ्रीली इलेक्शन बूथ पे आ गए, कोविड को देखते हुए भी, कोविड को होते हुए भी, इतनी ठंड होते हुए भी लोग आए और हजारों लाखों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और इस लोकतंत्र को और ये मैसेज भेजा पाकिस्तान को, हम खुले हुए हैं, यहाँ पे कोई केजेड नहीं है, हम यहाँ पे कोई बंधे हुए नहीं है, जंजीरों में नहीं है, खुले हैं, आप आके देख लीजिए। बिल्कुल। तेजिंदर जी, सवाल इस बात को लेकर कि क्या पंचायत चुनाव में जीत के बाद क्या कहा जाए कि विकास की कहानी एक नए सिरे से लिखी जाएगी क्या? देखिए, आप जम्मू कश्मीर की अगर मैट्रिक्स को समझेंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा से वहां पर 2 परिवारों का राज रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला और पीडीपी के मुफ्ती। अब देखिए, जम्मू जो है एरिया वाइज कश्मीर से बड़ा है, जम्मू की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन एक साजिश के तहत ये माना जाता है कि जम्मू की जो रिप्रेजेंटेशन थी असेंबली में उसे कम किया गया, डिलिमिटेशन पे एम्बार्गो लगाया गया। तो ये जम्मू की हमेशा से मांग रही है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है जम्मू रीजन के साथ, इसे खत्म किया जाए, डिलिमिटेशन की जाए और जम्मू की जो सीटें हैं असेंबली में उसे बढ़ाया जाए। आप देख लीजिए, अब जब ये डीडीसी की इलेक्शन हुई है, इससे पहले आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वजह से पंचायती राज एक्ट जो था वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। उस वजह से कई लाखों करोड़ का जो बजट है जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट के तहत वो लैप्स होता था, क्योंकि आपकी पंचायतें जो थी वो एम्पावर्ड नहीं थी। कुछ ऐसे सियासी लोग थे जो कश्मीर सेंट्रिक, जो ये चाहते थे कि सेंटर से जितना भी पैसा आए उनके हाथों में आए और वो जिस तरह से डेवलपमेंट करते हैं उस तरह की डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो। इस वजह से क्या होता था कि जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट की कोई स्टैंड से आने की कोई भी बात नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में कई साल तक बिल्कुल विकास से जम्मू कश्मीर महरूम रहा।
लेकिन अब जो डीडीसी की इलेक्शन हुई है, आप देख लीजिए कि पहले जो पॉलिटिशियंस होते थे वो भी इनएक्सेसिबल रहते थे, लोग उन तक पहुंच नहीं पाते थे। जी। लेकिन अब जब मेरे ही अपने मोहल्ले का प्रतिनिधि होगा तो पूरा मोहल्ला वहां तक उसके लोगों की पास पहुंच चला होगी, जाएगा। जाहिर सी बात है। लेकिन कौल साहब, एक सवाल इस बात को लेकर भी, क्योंकि लगातार धारा 370 को ये कहा गया, एक चुनावी मुद्दा बनाया गया, लेकिन सवाल ये कि क्या कश्मीर में गुपकार गठबंधन की जीत के बाद फिर से धारा 370 पर आर पार की लड़ाई शुरू होगी, या फिर यूं कहे कि एक बरगलाने का एक विषय था इन चुनावों में, जिस पर वोट भी बटोरे गए, लोगों को बरगलाया भी गया और मुद्दा वही जस के तस रहेगा? देखिए, ये जो आर पार की लड़ाई आप कह रहे हो ना कि आर्टिकल 370 का इशू 70 साल से रहा है बिल्कुल, कश्मीर में पर्टिकुलरली, जम्मू में इतना नहीं है। तो ये इशू एक सेंटिमेंटल इशू हर पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल पार्टी थी वहाँ पे, पर्टिकुलरली पीडीपी, या पहले पीडीपी नहीं थी, कांग्रेस थी, तो या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया। ये जो एक सेंटिमेंटल इशू को इसको हर बार बेचा, 370 को मजबूत करेंगे। मुफ्ती सईद आए थे तो जब सीएम थे तो उन्होंने बोला कि सेल्फ रूल और सेल्फ रूल और मैक्सिमम ऑटोनॉमी उन्होंने कहा था। और फारूक साहब जब सीएम थे तो वो भी कहते थे मैक्सिमम ऑटोनॉमी। उनकी ये लड़ाई थी कि मैक्सिमम ऑटोनॉमी को 370 को और भी मजबूत किया जाए। तो ये एक कॉम्पिटिटिव उनकी पॉलिटिक्स रही है हमेशा, और ये अभी चलती रहेगी। अब आर पार की लड़ाई होगी या नहीं होगी, अब मुझे लगता है कि अब इन्होंने जो इतने सीटें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली है इस इशू पे, तो अब इस पे जैसे उमर अब्दुल्ला ऑलरेडी शुरू हो गए कि ये तो जो 370 का हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारी लड़ाई है, उसके लिए जीत है, तो इसी को ये बार बार अब करते रहेंगे, वो तो चलता रहेगा। मतलब ये 370 का इशू खत्म नहीं होने वाला है, ये चलता रहेगा। बिल्कुल ये चलता रहेगा, जिस बात का जिक्र लगातार ताहिर जी भी कल कर रहे थे। लेकिन एक सवाल यहाँ पे तेजिंदर जी आपसे है, क्योंकि जिस तरह से 7 राजनीतिक दल मिलकर एक गुपकार गठबंधन बनाते हैं, उस गुपकार गठबंधन पूरा उसका एक फॉर्मूला होता है कि बीजेपी को रोकना है। तमाम राजनीतिक पार्टियां मिलकर एक गठबंधन बनाती है और उसका सीधा एक मकसद होता है कि बीजेपी को रोकना है। सवाल इस बात को लेकर कि क्या विपक्षी दलों का एक साथ आने का फॉर्मूला क्या हिट रहा, ये माना है? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो समझ चुके हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये उनके सेंटीमेंट्स को एक्सप्लॉइट करती हैं। आपने देखा होगा कि 370 हटाने के बाद एक इस तरह की अफवाह फैलाई गई थी, एक ऐसी एप्रीहेंशन फैलाई गई थी इन पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। अगर आपको याद होगा कि महबूबा 370 हटाने से पहले महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और फारूक कितने भड़काऊ बयान आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगर 370 हटा दिया जाएगा तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन 370 हटा, वैसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल पीसफुल रहा। ये लोग इन्हें हिरासत में ले लिया गया क्योंकि यही लोग जो थे लोगों के सेंटीमेंट को भड़का रहे थे और जम्मू कश्मीर में आग लगाने का काम कर रहे थे। आप देखें कि 370 हटाने के बाद लगभग 16 महीने हो चुके हैं, 16-17 महीने हो चुके हैं, लेकिन कश्मीर में आपने कोई भी प्रोटेस्ट नहीं देखा, लोग सड़कों पे नहीं है। हाँ, ये कहना गलत होगा। चलिए तेजिंदर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ मंजूर अहमद भट्ट जी जुड़ गए हैं, जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मंजूर जी, बहुत स्वागत है आपका। मंजूर जी, जिस तरह से डीडीसी चुनावों के नतीजे निकल के सामने आए, क्या माना जाए कि जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर एक नए सिरे से इसका आगाज हो रहा है क्या कश्मीर में? देखिए, पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस एपीएन पे आपने बुलाया जी। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो जम्मू कश्मीर में जो हमने डीडीसी चुनाव लड़ा, ये हमने डेवलपमेंट, डायनेस्टिक फ्री पॉलिटिक्स और करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर पे लड़ा, और जिसमें आपने देखा लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी को जिताया। आपके चैनल की वसागत से मैं अपने जम्मू कश्मीर की आवाम को शुक्रिया अदा करता हूँ कि वाकई में उन्होंने उस नारे को गले लगाया जो हमारे वजीर आजम मोदी साहब ने दिया, सबका साथ सबका विकास। और आपने देखा एक जीत हुई है अभी, भले ही भाजपा को सीट्स कम मिली कश्मीर में, लेकिन आज डेमोक्रेसी की जीत हो गई, ये सबसे बड़ी बात है। मंजूर जी, सवाल इस बात को लेकर कि जिस जीत का दम भर रही थी बीजेपी, जम्मू में तो 71 सीटें आपने अपने कब्जे में की, लेकिन कश्मीर में महज 3 सीटें, क्या इसी तरह के नतीजे की उम्मीद थी क्या? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जहां पर एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया गया भारतीय जनता पार्टी के बारे में, आपको याद होगा जो हमारे प्रेजेंट एमपी है और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे
बार बार वो चिल्लाते थे कि अगर आप बीजेपी को कश्मीर में जिताएंगे तो ये आपको उठा के फिर समंदर में फेंकेंगे, ये बिहारियों को बाहर से लाएंगे इधर बसाने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो प्रोपेगेंडा 2-4 सालों से चला। और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी रीजनल पार्टीज, ये पिछले 70 साल से कश्मीर, जम्मू कश्मीर पे राज कर रही है। तो इनका जो वर्करों का दायरा है वो बट काफी साहब बड़ा है। एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे। अगर आप कहते हैं कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया, सर एक सेकंड, भट्ट साहब एक सेकंड रुक जाइए। अगर आप कहते हैं नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया, तो यानी कि ये माने आपकी बातों से, क्या इसका मैं ये निचोड़ निकालूं कि आज भी कश्मीर की आवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता या फिर पीडीपी के नेता पर विश्वास कर रही है, उनकी बातों पर विश्वास कर रही है, उनकी बातों को मान रही है? नहीं, देखिए अगर आप आज चुनाव, सबसे बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर में भाजपा उभर के आई है, जिसने 74 सीट सिंगल पार्टी ने ली है। और अगर हम 7 पार्टियां जो मिलके बीजेपी को हराने में लगी थी, आप देखिए वो इतना 7 पार्टियां मिलके भी बीजेपी को पीछे नहीं कर पाई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनको जिताया? बट साहब अगर खास तौर पे, ठीक है एक सेकंड, मैं सिर्फ जम्मू की बात करती हूँ सर, उसके बाद कश्मीर पे आऊंगी, सुन लीजिए। बट साहब एक सेकेंड, जम्मू की अगर मैं बात करूं, खास तौर पे जम्मू की, कश्मीर पे फिर बात करेंगे। जम्मू में 140 सीटें रही, उस 140 सीटों में से आपने 71 सीटें जीती है, यानी कि 50% सीटों के साथ आप संतुष्ट है क्या? देखिए, संतुष्ट की बात नहीं है। हमने 200, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें 280 सीट्स पे हमने लड़ा, लेकिन कश्मीर में भी हम बहुत कम सीट्स पे लड़ा क्योंकि यहाँ पर हमने इंडिपेंडेंट को सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ज्यादातर इसमें हमने सीट्स नहीं उठाई थी। तो 70 सीट्स का जो आना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप पीएजीडी की अगर बात कर रहे हैं, आप जिसको अभी बता रहे हैं कि उनको लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है। जी चलिए मंजूर जी, जाहिर तौर पे आपसे बातचीत लगातार जारी रहेगी, खास मेहमान और भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे हमें ले, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र में खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। बात क्योंकि जम्मू कश्मीर पे हो रही है, जम्मू कश्मीर की सियासत पर हो रही है, और ऐसे में जाहिर तौर पे अब यही देखने वाली बात होगी कि कश्मीर की सियासत, जम्मू कश्मीर की सियासत अब किस मोड़ जाती है। क्योंकि डीडीसी चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे सामने आए, लेकिन क्या एक नए कश्मीर का आगाज होगा? क्या अब आतंकवाद से ऊपर उठकर लोग जाहिर तौर पे एक विकास की राह पर आगे बढ़ेंगे, उसको अब आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? क्या वाकई माना जाए कौल साहब कि अब एक विकास की राह पर अब लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? विकास तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला ही है कि विकास तो करना ही, विकास इज अ प्रायोरिटी जम्मू एंड कश्मीर की। बट अब इसमें है कि इसमें अब ग्राउंड लेवल पे, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये अब डीडी जो काउंसलर्स चुन के आ गए, तो एटलीस्ट जो ग्राउंड लेवल पे जो इश्यूज होते हैं, मे बी वो एलजी तक पहुंच नहीं पाते होंगे। अब जब स्टेट इलेक्शंस होते हैं, उसमें एमएलएज होते हैं जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अपने एरिया में डेवलपमेंट कराना है, तो अब वो रोल काउंसलर्स कर सकते हैं। अब ईच डिस्ट्रिक्ट में 14 काउंसलर्स होंगे, तो माना ये जाएगा, हम तो उम्मीद ये करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में जब 14 एक काउंसलर्स होंगे, सो दे विल टेक केयर कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो, जो भी इश्यूज है जो सॉर्ट आउट करने हैं विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के साथ, वो सॉर्ट आउट करेंगे। ये उम्मीद है, इसलिए डेवलपमेंट के हम उम्मीद करेंगे डेवलपमेंट इससे आए। जी जी। तो इनफैक्ट मैं मंजूर से ये पूछूंगा, मंजूर फारूक, ये उमर अब्दुल्ला आज कह रहे थे कि ये जो उनकी जो एनसी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की 67 सीटें मिली है, और उनके साथ जो पीडीपी को भी 27 सीट्स मिली है, 27 सीटें, तो वो कहते हैं कि ये तो मैंडेट है जो उनके जो कैंपेन है रेस्टोरेशन ऑफ 370 आर्टिकल 370 को रेस्टोर करने के लिए, तो उसके लिए है, मैंडेट है। मंजूर जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तेजिंदर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी तेजिंदर जी, सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र लगातार हम करते हुए आ रहे हैं कि घाटी में एक अनिश्चितता का माहौल था, तमाम राजनीतिक बयान भी सामने आए जब धारा 370 को निष्क्रिय किया गया था। इन सब के बीच अगर राजनीतिक गतिविधियों की बहाली एक हुई है, तो क्या इसे एक सकारात्मक कदम की तरफ देखा जा सकता है? देखिए, जैसे अभी कौन साहब ने पूछा था कि कहना है कि एक रेफरेंडम और वो ये बात जानते हैं कि आर्टिकल 370 जो भी है या इमोशनल इशू है, और इनकी पार्टी का सर्वाइवल वो इशू से रहता है। तो कोई जबकि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का में कहना है कि जम्मू कश्मीर को जो अभी जरूरत है वो एक डेवलपमेंटल पुश की जरूरत है। इसलिए जो डेमोक्रेसी है वो ग्रासरूट लेवल पर जानी चाहिए। उमर अब्दुल्ला जो लोग वोट डालने के लिए है उनसे देखने के उनसे बात करके लोगों से कहीं पर भी लोग ये चाहते थे कि हमारे घर में बिजली आए, हमारे घरों तक हमें हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले और हमारे बच्चों चलिए तेजिंदर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। और कौल साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कौल साहब, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा था, लेकिन सवाल ये कि क्या डीडीसी चुनाव के बाद कुछ परिवर्तन जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिलेंगे? अगर हाँ तो वो किस तरह के हो सकते हैं? जैसे मैंने पहले भी बोला, पहले बोला कि जब अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कितना रोल ये निभाएंगे जो डीडीसी चुन के आए हैं, अब ये डेवलपमेंट में कितना रोल निभाएंगे, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना कितना वो करेंगे। मैं आपको एक चीज इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, जो कश्मीर में जो मैंने बहुत ट्रैक किया कश्मीर को, ये जो उसमें जो मेन इश्यूज हैं वहाँ पे लोगों के, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, पानी है, बिजली है, और ये सब जो रोज जो हर जगह मतलब बाकी कंट्री में भी ऐसे इश्यूज होते हैं, ये कोई कश्मीर में कोई नोवेल्टी नहीं है। बट कश्मीर में क्या है कि इसमें जो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स है वहाँ पे एक उसको आज़ादी का जामा पहनाते हैं और फिर उसको देश विदेश में बेचते हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको बेचते हैं कि यहाँ पे आज़ादी की मूवमेंट है। जबकि इशू वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल कश्मीर के जो चाहते हैं कि वो पीस चाहते हैं और वहाँ पे चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, सड़कें बने, वो चाहते हैं सड़कें हो अच्छी अच्छी। आप लोगों से पूछिए, बोलते हैं हम कह रहे हैं यहाँ सड़क नहीं है, खड्डे हैं, बिजली नहीं है, बिजली आती है 4 दिन आती है, 3 दिन नहीं आती है। वो इश्यूज है, बेसिक इश्यूज। तो अब यही उम्मीद है जो ये जो काउंसलर बनेंगे ये चीज़ों में अपना रोल निभाएंगे और एड्रेस करेंगे इश्यूज, ताकि वो जो जामा है जो आज़ादी का वो पहनाने का मौका ही नहीं मिले लोगों को। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि कश्मीर की जो तमाम समस्याएं हैं, जम्मू की जो तमाम समस्याएं हैं, उनसे लोगों को निजात मिल पाएगी। बहरहाल आपका भी बहुत शुक्रिया कौल साहब हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।